Study the relations of objects, programs, source programs, zip compilers. A source program is written by a programmers in a programming language such as C. This program is not in a form that a computer can understand. A compiler translated that source program into the object program. Then the computer can understand and execute. अब क्या होता है कि सोर्स प्रोग्राम जो होता है वो रिटर्न होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में यानी कि सी में, और जो होता है ये प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, इसलिए हमें यह कंपाइलर को यूज़ करना पड़ता है या सोर्स कोड का यूज़ करना पड़ता है ताकि जो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट को जो है वो कंप्यूटर लैंग्वेज में चेंज हो जाए और ताकि वो कंप्यूटर जो इजीली अंडरस्टैंड और एग्जीक्यूट कर सके। उसके बाद आता है प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। अब प्रोग्राम्स की कुछ टेक्निक्स होती हैं। Computer programs are developing by use different programming techniques. Some important programming techniques are as following: standards programming, sequence structures, iterative structures। उसके बाद reliability, इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इवेंट ड्राइवन प्रोग्रामिंग एंड विजुअल प्रोग्रामिंग। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग टेक्निक Structured programming is a programming technique in which a program is divided into small units called modulars and subprograms. Each modular consists of different instructions to perform a specific task. A modular is executed when the main program cell it. When main program call a modular, then control move to the call modular temporarily. The control move back to the main program after executing the instructions of the modular. Structure program is a easier and simpler technique for writing programs, making programs easier to write, check, read, and modify. The techniques use only three types of instructions, so the program are not complex. Some structures programs use the following type of instructions. अब इसमें क्या होता है कि इसमें प्रोग्राम टेक्निक यूज होती है प्रोग्राम्स को राइट करने के लिए, यानी कि एक स्मॉल यूनिट्स ऑफ या सब प्रोग्राम होता है, ठीक है, जिसे हम कॉल करते हैं। जब हम उसे कॉल करते हैं फिर हमारा प्रोग्राम रन होता है और फिर हम प्रोग्राम को रन करते हैं। और अक्सर ऐसा होता है कि हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम जो होता है वो इजीली जो होता है वो मूव क्रिएट हो जाता है। अब इसकी थ्री टाइप्स की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो प्रोग्राम को जो होता है वो इजीली जनरेट कर सकती हैं, यानी कि आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं होती प्रोग्राम राइट करने में। आप इजीली जो होता है आपके पास स्ट्रक्चर होता है, आप उसका एक मॉड्यूलस क्रिएट करते हो, फिर जहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे आप उससे मेन प्रोग्राम से बुला लेते हो। इस तरह हो सकता है कि आपने एक फार्मूला एक जगह राइट कर दिया होता है, ठीक है, जिधर भी आपको फार्मूला की ज़रूरत होती है वहाँ पे आप कॉल देते हैं और वो फार्मूला वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। अब इसका सीक्वेंस स्ट्रक्चर क्या होता है? अ sequential structure execute the statement in same order in which they written in the program. The statement and execute one after the other. All statements of program are execute. It means that one statement is skipped and no statement is execute more than वन। अब इसमें क्या होता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट में, ये हमारे पास एक सेम ऑर्डर होता है सीक्वेंसेस का जिसमें प्रोग्राम राइट करते हैं। इसमें होता है कि अगर एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो देन ये अगले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फिर आल स्टेटमेंट जो है प्रोग्राम में एग्जीक्यूट होती है। और अगर एक भी स्टेटमेंट पिक हो जाती है तो कोई भी स्टेटमेंट जो होती है वो एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो इसकी जो सीक्वेंस होते हैं वो किस तरह, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव, स्टेटमेंट सिक्स। उसके बाद आता है conditional structure. The conditional structure execute a statements or set of statements based on a condition. It executes a statement if the given statement is true and ignore when the condition is false. It is also called decision making structures or सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स। अब इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो कंडीशनल स्ट्रक्चर होता है वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है स्टेटमेंट को, और उसकी बहुत ज़्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जो बेस्ड करी होते हैं कंडीशंस पे। और उसकी जितनी भी कंडीशंस होती हैं, अगर एक स्टेटमेंट की कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है तो हम बाकी स्टेटमेंट्स को जो है कंडीशंस को जो है वो फॉल्स वो जो इग्नोर कर देते हैं।
और इससे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर या फिर सिलेक्शन स्ट्रक्चर। यानी कि आप एक चीज़ जो है प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ये होता है कि एक स्टेटमेंट जो होता है वो आपका येस होता है और एक नो होता है। जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे रिजल्ट का दिखाया था कि एक येस होता है कि नो होता है। अगर तो आपका मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन 80 है तो फिर तो वो येस होंगे, फिर आप जो है वहाँ पे जाके लिख देंगे पास, और अगर तो लो होंगे तो फिर आप वहाँ पे जाके लिख देंगे फेल। तो ये चीज़ जो होती है इसे कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है आर्टरेटिव स्टेटमेंट। The iterative statement execute a statement or set of statements repeatedly for the sequence numbers of time. It called repetition statements or loop. For example, a program can use iterations structures to display a message on a screen for 10 times. अब ये देखो ये थी उसकी कंडीशनल स्टेटमेंट की एग्जांपल, और अब नेक्स्ट हमारे पास आ रही है आर्टरेटिव स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, आइट्रेशन स्टेटमेंट्स क्या होती हैं कि आपने सो मैनी टाइम कोई भी नाम लिखना है, कोई भी चीज़ लिखनी है, लाइक 100 टाइम्स लिखनी है, तो आप इजीली उसे जाके यहाँ पे मेन पॉइंट पर से कंडीशन देते हैं कितने टाइम्स लिखना है। अगर तो आपकी कंडीशन ठीक होती है तो फिर वो प्रोग्राम जो होता है उतना टाइम राइट हो जाता है, लेकिन अगर आपकी कंडीशन गलत होती है तो वो प्रोग्राम जाके स्टॉप हो जाता है। उसके बाद आ जाता है एडवांटेजेस क्या होते हैं स्ट्रक्चर्स प्रोग्राम्स के। रियलाबिलिटी, structure program allow the user to review the existing code as and when required. A frequency used code can be written in block with the statement this block of code can be executed again and again without writing the same code again. अब इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को लो होता है कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कोड होता है हम इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है कि इसमें हमें ब्लॉक टाइप जो होता है हम स्पेसिफिक नेम्स के साथ ब्लॉक्स बना के लिखते हैं, और हर ब्लॉक जो होता है वो अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट होता है तब तक जब तक हमारा और इस एग्जीक्यूट होता रहता है, हमारी रनिंग होती रहती है, और रनिंग होकर फिर बाद में जब हमारे सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं फिर हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। इसमें होता है कि हम दूसरे एक कोड को 2 दफ़ा राइट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है easier to code. It is easier to write small blocks of code instead of writing up long program as whole. It allows the user to focus on specific program in a particular block. अब इसमें होता है कि इसमें स्मॉल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं कोड के जिन्हें हम इजीली राइट कर सकते हैं। यानी कि जो हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं उन्हें पता नहीं होता हमने कहाँ पे फंक्शंस कैसे अप्लाई करने, लेकिन जब हम ब्लॉक्स बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन यूज़ किया, यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। उसके बाद ईजी टू मॉडिफाई, ईच ब्लॉक्स ऑफ कोड कैन बी यूनिक नेम एंड इट इज़ रिटन सेपरेटली फ्रॉम अदर कोड्स। इट ईजियर टू मॉडिफाई देन द लॉग प्रोग्राम। ये होता है हर प्रोग्राम का जो होता है अपना नेम होता है, हर ब्लॉक का अपना नेम होता है, तो हम इसे ईजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ईजी टू मेंटेन, स्मॉल प्रोग्राम्स आर ईजी टू मेंटेन एज कम्पेयर टू लॉन्ग प्रोग्राम्स। ईच ब्लॉक इज इंडिपेंडेंट एज any change in it does not affect other block। अब इसमें क्या होता है कि हम इजीली जो होता है मेंटेन कर सकते हैं, और इसके जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं और इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है। उसके बाद ऐसा इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। इन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग data cannot be considered as independent from functions that manipulate, but procedural programming pretend the program from data सेपरेट डाटा फ्रॉम फंक्शन। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, वो डिपेंडेंट होता है। और इसमें ये होता है कि हमारे पास जो प्रेसिडेंट प्रोग्रामिंग होती है वो प्रिटेंड करती है प्रोग्राम को कि इसका जो फंक्शन होता है उसका सेपरेट डाटा हम लोग एंटर करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटिंग प्रोग्रामिंग। OOP is a technique in which programs are written on the basics of objects. An object is a collection of data and functions. Objects may represent a person's things or place in real world. In OOP, data and all possible functions on data are grouped together. Or OOP programs are easier to learn and modify. C++ Java is the most popular oriented language. For example, a person can be an example of an object. It has some properties or characteristics that describe it. Some properties of persons objects can be as follows: name, age, height. The person object may have some functions then describe when it can do. Some functions of persons objects can be following: walk, talk, and eat.
अब इसमें क्या होता है कि हम जब किसी भी प्रोग्राम को राइट करते हैं तो हमारे हमारे पास उसके बेसिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, कोई भी डाटा या फिर फंक्शन का जो है कलेक्शन होना चाहिए। फिर हम उसके ज़रिए हम उसे इजीली जो होता है रन कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा और फंक्शंस नहीं होंगे तो हम प्रोग्राम को कभी भी रन नहीं कर सकेंगे और फिर हमारे लिए जो होता है वो मुश्किल हो जाती है। तो इसके लिए ज़्यादा पॉसिबल ये होता है कि हमारे पास फंक्शंस का जो फंक्शन जो होता है वो डाटा में होना चाहिए, यानी कि एक ग्रुप की तरह पे टुगेदर होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन का डाटा राइट करना है तो आपको उसका नेम, हाइट, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। तो आप उसे एक ग्रुप पेज में राइट करेंगे, आप उससे सेपरेटली तो राइट नहीं करेंगे। उसके बाद इसमें ये चीज़ आ जाती है कि जब भी इसमें कोई भी प्रोग्राम राइट किया जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो एक तो हमारे पास डाटा होता है, यानी कि हमें यूजर डाटा, उसके बाद हमें फंक्शंस भी दिए जाते हैं कि हमने कौन कौन सा फंक्शंस कहाँ कहाँ परफॉर्म करना है। हम खुद से फंक्शन कोई परफॉर्म नहीं करते हैं, हमें जो यूज़र होता है वो फंक्शन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। यानी कि जो सी प्लस प्लस और जावा है वहाँ पे हमें फंक्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, फिर हम उन फंक्शंस को देखते हुए हम जो है वो प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। Event driven programming is a programming technique in which the statements are executing in response to an event. An event occur with something happened. In event driven programming, ED programming, the programmer write the code that is executed when a particular event occurs. The event driven programming technique is technically used with visual programming environments. Some examples of events as following: click the mouse button, typing a character from keyboard, moving the mouse, delete and values. Some examples of driven programming: a pop-up menu appear when the user right click on window. The current window is closed when the user press Alt F4. The file is print when the user print button. अब इसमें क्या होता है, इस प्रोग्राम में हमारे पास ये चीज़ होती है कि इसमें हमें जो होते हैं वो कमांड्स हम लोग जो होते हैं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि एक रिस्पॉन्स इवेंट दिया जाता है। और इसके हमारे पास एग्जांपल क्या होते हैं कि हमें बताया जाता है कि हम इस चीज़ को क्लिक करेंगे हमारा ये वर्क हो जाएगा, हम इस की माउस के इस चीज़ को क्लिक करेंगे ये हो जाएगा, कीबोर्ड में ये चीज़ क्लिक करेंगे ये हो जाएगा। ये सारी कमांड्स होती है, हमें इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग यानी कि ईडी प्रोग्रामिंग में बताया जाता है। उसके बाद विजुअल प्रोग्रामिंग क्या जाती है। विजुअल प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड अ यूजली फ्रेंडली इंटरफेस एंड इंटरएक्टिंग विद द प्रोग्राम। अब यूजुअल प्रोग्रामिंग हमारे पास क्या होती है, यूजुअल प्रोग्रामिंग जो होती है हमें प्रोवाइड फ्रेंडली यूज़र को प्रोवाइड करती है कि हम किसी भी तरह जो होता है वो इंटरफेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। यूजुअल प्रोग्रामिंग environment provide different objects to develop a graphic users interface such as window, menu, button and list box। इसमें ये होता है कि हम कुछ भी जो होता है वो जनरेट कर सकते हैं, कोई भी ग्राफिकली चीज़ जनरेट कर सकते हैं। लाइक हम विंडो जनरेट कर सकते हैं, कोई भी मीम्स मेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कोई भी बटन जनरेट कर सकते हैं, कोई भी हम लिस्ट बॉक्स जनरेट कर सकते हैं, कोई भी हम लिस्ट ऑफ उसके बॉक्सेस जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ टेबल जनरेट कर सकते हैं, लिस्ट ऑफ चेयर्स जैसे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द टूल बॉक्स टू यूज द प्रोग्राम। इसमें ये होता है एक टूल बॉक्स यूज होता है जिसमें हम प्रोग्राम को जो होता है वो ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं। These components can be moved, resize and rename easily। और ये जो components होते हैं ये मूव भी हो सकते हैं, ये रिसाइज भी हो सकते हैं और ये रीनेम भी हो सकते हैं। The real programming environment program to design the user interface and then attach the code with each object. The attached code is executed when the user insert with different subject. For example, a window is closed when close button is clicked. Some examples of popular visual programming एनवायरनमेंट इज़ द विजुअल स्टूडियो नेट एंड नेटबिन। अब देखो आपको, अब अक्सर स्टूडेंट्स का जो होता है ना, हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हम कोई भी बटन क्लिक करते हैं हमारा फंक्शन जो होता है कैसे बंद हो जाता है कैसे। तो ये बटन्स के भी कुछ ना कुछ लैंग्वेजेस कमांड्स होती हैं जो यूज़ होती हैं। जिस तरह अब यहाँ पे दो उन्होंने कमांड्स प्रोग्रामिंग बताई हैं, इवेंट ड्रिवन ईडी और एक हमें बताई है विजुअल, यानी कि हम क्लिक करते हैं और हमारी विंडो क्लोज हो जाती है, हम ये काम करते हैं तो कमांड देते हैं हमारा काम इसीलिए हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस फीचर्स ऑफ रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सब एडवांटेजेस ऑफ रियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर फॉलोइंग। प्रोग्रामिंग इज इजी टू लर्न, यानी कि इसे हम बहुत इजी से लर्न कर सकते हैं और बहुत इजी से सीख सकते हैं। प्रोग्रामर डज नॉट हैव टू राइट कोड टू क्रिएट कंपोनेंट्स।
अब इसमें ये होता है कि प्रोग्रामर को कोड्स को राइट नहीं करना पड़ता कंपोनेंट्स को क्रिएट करने के लिए। अब रियल कंपोनेंट्स कैन बी मूव, रिसाइज एंड डिलीट इजीली। अब इसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली मूव भी हो सकते हैं, उन्हें रिसाइज भी किया जाता है, उन्हें डिलीट भी कर लिया जाता है इजीली। आप प्रोग्राम कैन क्रिएट द यूजर इंटरफेस इजीली, और जो प्रोग्राम होता है वो इजीली यूजर इंटरफेस को क्रिएट कर लेता है। द कंपोनेंट प्रोवाइड by the visual programming environment contains some bullets in code। अब इसमें ये होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं रियल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट्स, ताकि हम इजीली जो होते हैं वो क्रिएट कर सकें बुलेट्स कोड्स को। द रियल कंपोनेंट्स कैन रिएक्ट टू डिफरेंट इवेंट्स, और जो जितने भी रियल प्रोग्राम्स होते हैं वो डिफरेंट इवेंट्स पे जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अ बटन कैन डिस्प्ले अ मैसेज व्हेन द यूजर क्लिक इट। एक बटन जो होता है, जब भी हम किसी बटन को क्लिक करते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे मैसेज आता है। Disadvantages of real programming. Some disadvantages of real programming are as following. Real programming events are heavy and require more money। और इसमें होता है real programming environment जो होता है वो काफ़ी heavy होता है, इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा memory require होती है। It's require a computer very high capability of disk card। इसमें अंदर disk card के अंदर बहुत high capability होनी चाहिए। Real programming need a computer विद फास्टर प्रोसेसर फ्रॉम एग्जीक्यूट। और इसमें ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है उसके पास फास्टर एग्जीक्यूशन होनी चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम इजी हो। रियल प्रोग्रामिंग कैन इम्प्लीमेंट ऑन द ग्राफिकल, इसमें ग्राफिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वगैरह के लिए यूज़ होता है। अब हम लोग स्टार्ट करने लगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्लस प्लस, यानी कि जो हमारा कोर्स का मेन टॉपिक है अब हम उसके बारे में स्टार्ट करने लगे हैं। अब इसके स्टार्ट में जो हमारे पास इसका चैप्टर ओवरव्यू हम सबसे पहले करते हैं। चैप्टर ओवरव्यू करने से पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि अब हम इंट्रोडक्शन करेंगे तो इसमें हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग कोडिंग्स भी आएंगी जिन्हें हम लोग देखेंगे, तो हम साथ साथ उस चीज़ को सीखेंगे भी। तो आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल लैपटॉप्स में जो है वो सी प्लस प्लस डेव सी प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड कर लेना है। कंप्यूटर ओवरव्यू, अब इसमें चैप्टर ओवरव्यू में बस क्या आ जाता है, हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, उसके बाद इसके फीचर्स आ जाएंगे सी प्लस प्लस में होते हैं। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ सी प्लस प्लस, बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव, हार्डर फाइल, मेन फंक्शन, सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स, टोकन एंड रिटर्न स्पेस। उसके बाद टर्बो सी प्लस प्लस, इंस्टॉलिंग टर्बो सी प्लस प्लस, initializing Turbo C++ IDE, setting up directions, creating and editing of C++ program, saving a program, और उसके बाद compiling a program, linking a program, executing a program, उसके बाद debugging C++ और types of error और dev C++। अब देखें इसके अंदर उन्होंने हमें क्या बताया। उसके सबसे पहले उन्होंने हमें हिस्ट्री बताई कि ये कैसे जनरेट होगी, उसके बाद वो उसके फीचर्स बताएंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं, फिर वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर्स हमें बताएंगे कि हम प्रोग्राम को कैसे कैसे राइट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वो एक ऐप बताएंगे टर्बो सी प्लस प्लस के, हम उसमें किस तरह फंक्शंस को कंपाइल किस तरह राइट करते हैं, किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, किस तरह क्रिएट करते हैं, किस तरह सेव करते हैं, ये सारा कुछ। उसके बाद लास्ट में वो बताएंगे कि अगर डिबगिंग या पे एरर आ जाता है तो हम सी प्लस प्लस में टर्बो सी प्लस प्लस से किस तरह जनरेट करते हैं। लास्ट में डेव सी प्लस प्लस के बारे में भी हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस। हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस में हमारे पास कहता है मैनी न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपेयर ड्यूरिंग द 1960s। The computer at the time were still in each stage of development. The language ALGO 60 was developed on alternative to Fortran. The language CPL was developed in 1930. It is difficult to learn. Marthan Richard developed BCPL in 1970s that is was similar than CPL. Catherine Thomas created B language in 1970. C language was derived by from B language. The B language provide the basics of the further development of C. The C language was originally designed to system program under Unix operating system. The power and feasibility of C language made it properly in industry for a wide range of applications. The earlier version, earlier version of C was knowledge as KNRC. The American National Standard Institute was developed standard version of C++ known as C. The new variant provides many features that was not available in old version.
उसके बाद बेल लैब क्रिएट द डेवलपमेंट सी प्लस प्लस लैंग्वेज इन 1980. द फर्स्ट कमर्शियल रिलीज ऑफ सी प्लस प्लस appeared in October 1985. It was originally named C with classes. It was an improved version of C language. C++ allows the use for programming techniques known as object-oriented program. C++ was refined during 1980 and it became a unique language. It was very much capabilities with the code of C, providing the most important characteristics of C. ANIC committee beginning the development of specific structures of C++ in 1990. In mid 1998, ANIC and ISO C++ language standards were improved. The standard is used by most the compiler use techniques. C++ become very popular programming language to develop various टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. अब उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास किस तरह जो है वो ये लैंग्वेज जनरेट हुई थी. अब इस लैंग्वेज जनरेट करने से पहले हमारे पास सो मैनी लैंग्वेजेस जनरेट हुई, फिर जाके जनरेट हुई. सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज जनरेट हुई? ALGO 60. ये डेवलप की गई थी फॉर्टन लैंग्वेज से. फॉर्टन लैंग्वेज से फिर बाद में CPL जनरेट हुई. जब CPL जनरेट हुई वो 1960 में डेवलप हुई थी. उसके बाद ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी इसे लर्न करना, इसे जनरेट करना, इसे मॉडिफाई करना, ये सारा कुछ इसमें बहुत डिफ़िकल्ट था. उसके बाद उन्होंने ईजियर लैंग्वेज जनरेट की BCPL. ये भी सिमिलर थी CPL से, लेकिन ये थोड़ी सी जो थी ना वो चेंज थी, यानी कि आप इसे मॉडिफाई कर सकते. फिर 1970 में बी लैंग्वेज जनरेट हुई. इसे सी लैंग्वेज से ड्राइव किया जाता है. उसके बाद ये जब डेवलप हुई तो उसके थोड़े अरसे बाद जो है सी लैंग्वेज का जो है वो रीजनल डिज़ाइन डेवलप हुआ किससे? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से. और ये बहुत पावरफुल और फिजिबिलिटी लैंग्वेज थी. उसके बाद अमेरिकन स्टैंडर्ड्स ने जो एक वेरिएंट जनरेट किया था ANSI-C, यानी कि ये भी सी लैंग्वेज का था. इसका न्यू वेरिएंट जो है वो प्रोवाइडेड है मैनी फीचर्स के साथ, लेकिन ओल्ड वेरिएंट जो है वो अभी प्रोवाइड नहीं है. उसके बाद एक बेल लैब्स है, उसके अंदर C++ को 1980 में जनरेट किया गया, लेकिन उसे फर्स्ट जब लॉन्च किया गया तो वो 1985 में अक्टूबर के अंदर लॉन्च किया गया. और इसे सी विद क्लासेस जो है ये इसका ओरिजिनल नेम है, सी विद क्लासेस. और ये इम्प्रूव वर्जन है सी लैंग्वेज का. इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो हमारे पास प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज़ होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ होती है. और ये प्रोग्राम लैंग्वेज जो है ये इसे हम इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं. ये बहुत ज़्यादा इजीली और ये वेरी पॉपुलर लैंग्वेज है डेवलप करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस. उसके बाद इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स आ जाते हैं? फर्स्ट आ जाता है कन्वीनियंट लैंग्वेज, सेकंड आ जाता है वेस्टर्न लैंग्वेज, थर्ड आ जाता है केस सेंसिटिविटी, और फोर्थ आ जाता है मशीन इंडिपेंडेंट. फिफ्थ आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फोर्थ सिक्स आ जाता है मॉडुलर प्रोग्रामर, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज, हार्डवेयर कंट्रोलेबिलिटी, स्पीड, पॉपुलर लैंग्वेज और सी कैपेबिलिटी. अब ये तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको सी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ. यहाँ पे हम प्रोग्राम राइट करते हैं, ठीक है. यहाँ पे जो है ये आपकी फाइल्स हैं, ठीक है. अगर आपने न्यू ओपन करनी है तो आप न्यू ओपन फाइल कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप सेव अगर करना है कोई फाइल, इम्पैक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपने प्रिंट करना है तो आप फाइल को प्रिंट कर सकते हैं और इसकी हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट इसमें अगर आपने एडिटिंग करनी है, ठीक है, इंडोर आउटडोर करनी है, कट कॉपी करना है, कोई भी सिलेक्शंस आपने प्रोग्राम की है उसे कट कॉपी करना है वो भी कर सकते हैं. उसके बाद आप इसे कमांड दे सकते हैं. ये सारा कुछ इसके अंदर है. इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे कि ये सारा कुछ क्या होता है. उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सर्च. अब सर्च हमारे पास क्या होता है? सर्च में हम फाइंड करते हैं, फाइंड फाइल करते हैं, उसके बाद रिप्लेस करते हैं, उसके बाद सर्च करते हैं और गो टू फंक्शन करते हैं या गो टू लाइन जाते हैं. उसके बाद व्यू में हमारे पास आ जाता है, व्यू में यहाँ पर टूल बार्स आ जाती हैं डिफरेंट्स और ये सारा कुछ. उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है प्रोजेक्ट. उसके बाद आ जाता है हमारे पास एग्जीक्यूट. अगर हमने फाइल को एग्जीक्यूट करना हो तो हम कैसे करते हैं? ये जो है ये हमारा प्रोजेक्ट होता है, ये हमारी क्लासेस होती हैं, ये हमारा डीबग होता है, ठीक है.
यहाँ से हम प्रोग्राम को जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि हम कंपाइल करते हैं, उसके बाद हम रन करते हैं, फिर कंपाइल और रन को एक साथ भी कर सकते हैं। उसके बाद हम रीबिल्ड भी कर सकते हैं हाल को। उसके बाद उसके सिंटैक्स को भी चेक कर सकते हैं और उसके करंट फाइल के सिंटैक्स को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके टूल्स आ जाते हैं, यानी कि कंपाइलर ऑप्शन होता है, इसमें इवेंट्स होते हैं, ये सारा कुछ होता है। उसके बाद इसकी विंडो होती है, यानी कि अगर हमें सब कुछ क्लोज करना हो तो वो सारा कुछ आ जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हमारे पास होता है सोर्स फाइल, यानी कि अगर हमने कोई फाइल ओपन करनी हो, यहाँ पे अगर हमने इधर से कुछ लेना हो तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे पास सेव अगर हमने हाल करना हो, यहाँ पे अगर हमने सेव करना हो, यहाँ पे अगर हमने क्लोज करना हो, यहाँ पे अगर क्लोज हाल करना हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अगर हमने कुछ सर्च कर फाइंड करना हो या फिर रिप्लेस करना हो, ये हमारे पास होता है कंपाइल करने के लिए। ये हमारे पास रन होता है, कंपाइलर रन दोनों एक साथ होता है, और ये रीबिल्ड होता है, ये डिबग होता है, ठीक है। और उसके बाद ये प्रोफाइल एनालिसिस करता है और ये डिलीट करता है प्रोफाइल इंफॉर्मेशन को। और नेक्स्ट हमारे पास ये चीज़ आ जाती है, ये हमारे पास होती है इंसर्ट की, और ये होती है टूलिंग बॉक्स की, और ये हमारे पास होता है गो टू बुक मार्क, यानी कि अगर हमने कोई बुक मार्क में सेव करना है तो ये हमारे पास चीज़ आती है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम राइट करके दिखाऊंगी, फिर आपको समझ आ जाएगा कि हम किस तरह प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। मैं ये प्रोग्राम राइट करने लगी हूँ। ये अभी आपको नहीं पता प्रोग्राम्स के मेन स्टेटमेंट स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये जस्ट मैं आपको दिखाने लगी हूँ कि हम रन और कंपाइल कैसे करते हैं इसमें, या हम कंपाइलर का यूज़ इसमें किस तरह करते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को राइट करूँगी। इसका पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसके लिए मैं कीवर्ड यूज़ करूँगी। कुछ लोगों के कीवर्ड्स होते हैं ये वाले होंगे, यहाँ से ये हैश का साइन आएगा, और कुछ लोगों का इधर से आएगा, ठीक है। ये डिफरेंस होते हैं लैपटॉप के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट मैं लिखूँगी इंक्लूड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मैं टाइप करूँगी यहाँ पे, ओके, ये चीज़ हमारी आ गई। अब इसके अंदर मैं लिखूँगी ISOSTREAM। जो उसका होता है ना सी लैंग्वेज का, वो चेंज होता है और इसका चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद डॉट आ जाएगा और फिर आ जाएगा एच, ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास फिर हैश है, फिर मैं इधर जाऊंगी और फिर मैं इसे क्लिक करूंगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे मैं फिर लिखूंगी इंक्लूड, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं लिख रही हूँ। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी मैं लिख रही हूँ, मैंने प्रोग्राम स्टार्ट नहीं किया। आइकॉनिक डॉट एच, आपने जब भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखना है, आपने ये दो चीज़ें तो मस्त लिखनी है, ये आपकी कभी भी चेंज नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ पे इसे एक कॉल रन देने लगी हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉल रन देने लगी हूँ। कॉल रन में क्या देने लगी हूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास दो तीन चीज़ें जो हैं वो हमने जो पिछले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है वो हम लोग इसमें देखने लगे। अब मैं यहाँ पे कॉल रन किसे देने लगी हूँ, पाई को, ओके। क्या 3.141, ओके। ये मेरे पास है पाई, मैंने इसे दे दी कॉल रन, ओके। जब मैंने इसे कॉल रन दे दी, अब नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा, नेक्स्ट मैं फिर एंटर पे क्लिक करूँगी। आप जैसे एंटर पे क्लिक करेंगे आपका जो चेंज है वो खुद ही मूव होता जाएगा आगे। उसके बाद आ जाएगा वाइड मेन, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे इसे डबल ब्रैकेट, ओके। अब ये देखें बहुत सी चीज़ें डिफरेंट ब्रैकेट से इन्होंने जो है वो की हुई हैं। उसके बाद मैं इधर करूँगी एंटर, और अब मेरा यहाँ से स्टार्ट होना है मेन प्रोग्राम। अब जब मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट होना है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाऊंगी, ये ब्रैकेट मैंने यूज़ कर लिया। अब मैं एंटर क्लिक करूँगी। अब मैं यहाँ पे अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी, FLOAT, ठीक है। ये फ्लोट आ गया। फ्लोट हम किस पे साथ कर रहे हैं, R,
एरिया। ओके, अब इसके लास्ट पे यूज़ होना है सेमी कॉलम, ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा CL क्लियर स्क्रीन, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ करेंगे ये डबल ब्रैकेट, ओके। और एंड पे आप यहाँ पे लगा देंगे सेमी कॉलम। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे काउंट। इसके अंदर आप अपने जो आपने वर्क करना होता है आप वो चीज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा एंटर। और यहाँ पे जब भी हमने कोई चीज़ राइट करनी है तो उसके ऊपर हमारे पास आना चाहिए डबल कॉलम। तो अब यहाँ पे हम डबल कॉलम लगाएंगे। अब मैंने इसके ऊपर ये डबल कॉलम लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगी एंटर। इसमें जब भी आपने लिखना है आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं और आप फास्ट में भी लिख सकते हैं, DDS, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास ये एंड हो गया। अब इसे मैं ख़त्म करूँगी। ये प्रोग्राम मैंने राइट कर लिया। अब मैं इसे करूँगी रन। ये पहले मैं इसे सेव कर लेती हूँ। सेव कर लेते हैं इसे, रेडियस डाटा, ओके। ये मैंने सेव कर लिया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मुझे वो एरर दे रहे हैं। एरर किस में आ रहा है? iostream.h में। इधर हमारे पास क्या एरर आ रहा है? हमने यहाँ पे स्पेस नहीं दी, ठीक है। अब मैं इसे फिर से कंपाइल करूँगी। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने मुझे बता दिया कि मेरे स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब मैं कंपाइल और रन करूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो फंक्शन है वो क्रिएट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे मुझे लग रहा है ये हमारा फंक्शन था, ठीक है। हमने इसे इस तरह राइट किया है। अब हम इस फंक्शन को जो है वो ईजिली जो है वो रन कर सकते हैं, ठीक है। जब हम इसे रन और कंप्लाइन करेंगे तो फिर हमारा यहाँ पे जो है आंसर क्रिएट होता है, ओके। आई होप सो कि आपको हमारे इस लेक्चर की समझ आई होगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और उसके अलावा जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम लोग इसके फीचर्स पढ़ेंगे और बाकी सारी डिटेल्स पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह हमारा जो फंक्शन है वो ईजिली जो है वो हो जाएगा। Thank you for the watching. Take care and love.